जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग विजयनगर एम्पायर को कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने विजयनगर एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखा था। इसके अलावा हमने 3 डायनेस्टीज भी पढ़ी थी जो संगम डायनेस्टी के बाद विजयनगर पर जिन्होंने रूल किया। तो पहले आज की क्लास हम कंटिन्यू करने के लिए पहले हम पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे 5 to 7 मिनट्स, और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, कल हमने शुरुआत करी थी सालूब वंश से। संगम वंश के जो आखिरी शासक थे विरूपाक्ष सेकंड, ठीक है, उनको उस टाइम के जो उनके गवर्नर थे सालूब नरसिंह, ठीक, उन्होंने उनकी मृत्यु के बाद से, ठीक है, उनको राजगद्दी पर बिठाया गया, ठीक। और जो सालूब नरसिंह थे उन्होंने सालूब वंश की स्थापना करी। इसके बाद उनकी जैसे ही वो गद्दी पर बैठे, कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो गई और उनके एक माइनर सन को, जिनका नाम था तिम्मा, ठीक है, तिम्मा नाम था, उनको बिठाने वाले इनके संरक्षक थे जो कि इनके कमांडर इन चीफ भी थे नरसा नायक, ठीक। तो सालूब नरसिंह के कमांडर इन चीफ थे नरसा नायक, वो इनके संरक्षक के रूप में थे तिम्मा के, ठीक है। तिम्मा चूंकि माइनर था इसीलिए ये संरक्षक के रूप में राज कर रहे थे। उसके बाद फिर जल्दी ही तिम्मा की भी मौत हो गई, ठीक है। और उसके बाद जो अगले जो विजयनगर की राजा बनते हैं सालूब वंश के, वो थे इम्माडी नरसिंह, ठीक है। इनके भी संरक्षक कौन थे? नरसा नायक, ठीक है। तो इम्माडी नरसिंह जो थे ये सलुआ वंश के आखिरी राजा थे। अब इसी दरमियान इम्माडी नरसिंह को, ठीक है, नरसा नायक जो थे इनके एक पुत्र थे, ठीक है, जिनका नाम था वीर नरसिंह, ठीक है, वीर नरसिंह, ठीक है, इनके पुत्र थे किसके? नरसा नायक के, ठीक है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इमादी नरसिंह को, ठीक है, इमादी नरसिंह की हत्या कर दी, ठीक है। इमादी नरसिंह जो सलुआ वंश के आखिरी राजा थे उनकी हत्या कर दी और वीर नरसिंह ने वहां से तुलुवा वंश की स्थापना करी, मतलब तुलुवा डायनेस्टी की नींव रखी, ठीक है। और इसको चूंकि इसको भी मार करके गद्दी हासिल की गई थी, इसीलिए इसे इतिहास में विजयनगर का द्वितीय बला पहाड़ कहा जाता है। मैंने आपको बताया था इनके यहाँ जो भी अगर किसी को मार के अगर गद्दी हासिल करता था तो उसको कहा जाता था बला पहाड़, ठीक है। जैसे पहला बला पहाड़ जो था जब विरूपाक्ष सेकंड को किसने मारा था? सालूब नरसिंह ने, ठीक। और सेकंड कब हुआ? जब वीर नरसिंह जो कि नरसा नायक के पुत्र थे उन्होंने किसको मारा? इमादी नरसिंह को, ठीक। इससे फिर तुलुक वंश की स्थापना हुई। तुलुक वंश के जो संस्थापक थे वो थे वीर नरसिंह, ठीक। अब लेकिन वीर नरसिंह इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे तुलुक डायनेस्टी में। तुलुक डायनेस्टी के जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा थे वो थे कृष्णदेव राय, ठीक है। कृष्णदेव राय के बारे में आपको याद रखना है क्योंकि बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में इनको भारत का सबसे पावरफुल रूलर माना है, ठीक है। मतलब कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा बताया था, ठीक है। मतलब मोस्ट पावरफुल किंग, ठीक है, इंडिया का, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, तो इनको जो उपाधियां दी गई थी, अगर हम टाइटल की बात करें तो 3 उपाधियां, इनको 4 उपाधियां दी गई थी। सबसे पहला इनको बोला जाता था यवन राज स्थापनाचार्य, यवन राज स्थापनाचार्य। इसके अलावा इनको अभिनव भोज, आंध्र भोज और आंध्र पितामह भी कहा जाता था। तो इनको 4 टाइटल दिए थे, आपको याद रखना है, ठीक है। अब कृष्ण देव राय के दरबार में 8 तेलुगु स्कॉलर्स रहते थे, ठीक है। मतलब 8 तेलुगु विद्वान रहते थे जिनका नाम था अष्ट दिग्गज। आपको याद रखना है इनके दरबार में 8 तेलुगु विद्वान थे जिनका नाम, जिनको कहा जाता था अष्ट दिग्गज, ठीक है। और इनमें भी अगर हम कहें तो अष्ट दिग्गजों में भी जो सर्वप्रमुख था, मतलब सबसे सीनियर, मतलब एक कहा जाए इनके सर्वमुख प्रमुख, ठीक है, मतलब एक तरीके से इनके प्रमुख थे, ठीक है, इसके अष्ट दिग्गजों के, ठीक है। इनका नाम था अल्लासानी पेद्दानी, अल्लासानी पेद्दानी, अल्लासानी पेद्दानी, ठीक है। इनको तेलुगु कविता का या तेलुगु पोएट का पितामह भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? तेलुगु पोएट का पितामह, ठीक। अब इनके समय में जो है, ठीक है, तेलुगु लिटरेचर, ठीक है, तेलुगु लिटरेचर का सबसे ज्यादा विकास हुआ। तो कृष्णदेव राय को एक तरीके से तेलुगु लिटरेचर का जनक भी माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इनके समय में जो तेलुगु साहित्य था, ठीक है,
उनका बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से तेलुगु का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ा। अब इनके अष्ट दिग्गजों में एक थे तेनालीरामा। ठीक है, आपने सीरियल भी देखा होगा, सोनी में एक आया था तेनालीरामा। ठीक, तो तेनालीरामा बेसिकली कृष्णदेव राय के अष्ट दिग्गजों में से एक थे। और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, अपनी एक रचना लिखी थी जिसका नाम था पांडुरंग महात्म्य। ठीक है, आपको याद रखना है पांडुरंग महात्म्य किसने लिखी थी? तेनाली रामा ने। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो कृष्णदेव राय ने, ठीक है, इनके समय में बीजापुर के एक शासक थे यूसुफ आदिल शाह। देखिए, इन्हीं के समय में जो इनके पड़ोसी राज्य था जिसको हम बहमनी एम्पायर कहते हैं, बहनी बहमनी एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था इनके समय पे। हम बहमनी एम्पायर जब पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल में समझेंगे कि बहमनी एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था और बहमनी एम्पायर कई सारे उसमें टूट गया था। जैसे उसमें एक बीजापुर था, ठीक है, या हम कहें गोलकुंडा था, ठीक है, या हम, ठीक है, बेरार था। तो ऐसे कई पार्ट्स में बटा था। ठीक है, तो कृष्णदेव राय ने इसका फायदा उठाया और इन्होंने बीजापुर के, गोलकुंडा के शासक सबको धीरे धीरे क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ठीक ठीक, अब इनके समय में याद करिएगा, इनके समय में, ठीक है, विजयनगर एम्पायर में कृष्णदेव राय के ही समय में पोर्चुगीज के एक गवर्नर आए थे, अल्बुकर्क, एल्बरक्यूकी। ठीक है, तो एल्बरक्यूकी जो थे ये पुर्तगाली कमांडर थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? उनको एक किला बनाने की परमिशन दी थी। मतलब कृष्णदेव राय ने क्या किया था? एक किला बनाने की, पुर्तगाल कमांडर थे एल्बरक्यूकी, ठीक है, इनको परमिशन दी थी। और इनको इस शर्त पे परमिशन दी थी कि जो गोवा का रीजन है, ठीक है, गोवा उस टाइम पर जो है, ठीक है, उनको मुसलमानों से छीनने का काम ये करेंगे। ठीक है, मतलब कि उस टाइम पर क्या था कि अरब ट्रेडर्स जो हुआ करते थे, मतलब जो अरबी ट्रेडर्स हुआ करते थे, नॉर्मली उनका ही प्रभुत्व चलता था ट्रेड में या बिजनेस में। ठीक, अब पुर्तगाली नए आए थे, ठीक है, ये भी यहां पर बिजनेस करना चाहते थे। तो कृष्णदेव राय को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि अपने ये अरब ट्रेडर्स हैं इनको खत्म करने के लिए हम पोर्चुगीज को ये ऑफर दे सकते हैं। तो उन्होंने जो पुर्तगाली जो दरबार में, ठीक है, पुर्तगाली जो, ठीक है, पुर्तगाली जो कमांडर थे अल्बरक्यूकी, ठीक है, उनको क्या दिया? भटकल में किला बनाने की परमिशन दे दी, लेकिन इस शर्त पे दी कि गोवा से वो मुसलमानों को हराए। ठीक है, और उन्होंने फिर क्या किया? गोवा पर अटैक किया पुर्तगालियों ने। और तब से लेकर के और 1961 तक गोवा पे किसका राज था? पोर्चुगीज का। आपको याद रखना है पोर्चुगीज का राज्य 1961 तक था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, इनके समय में दो यात्री आए थे। ठीक है, आपको याद रखना है, एक पोर्चुगल के आए थे जिनका नाम था डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस ये किनके समय में आए थे? कृष्णदेव राय के समय में। और इसके अलावा बारबोसा, ठीक है, बारबोसा, ठीक है, बारबोसा से कौन आए थे? ठीक है, बारबोसा, ये दोनों ने विजयनगर की यात्रा करी थी। ठीक है, तो पुर्तगाली यात्री एक तो डोमिंगो पायस और दूसरे बारबोसा, ये दोनों किसके समय में आए थे? कृष्णदेव राय के समय में। क्लियर हुआ? ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कृष्णदेव राय ने, ठीक है, तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्यद, अमुक्त अमुक्त माल्यद, ठीक है, और संस्कृत भाषा का एक नाटक जामवती कल्याणम इनकी रचना की थी। तो कृष्णदेव राय की दो आपको रचनाएं याद रखनी है। एक तो ग्रंथ था अमुक्त माल्यद और दूसरा संस्कृत भाषा में ही एक नाटक था जामवती कल्याणम। ठीक है, जामवती कल्याणम की रचना की। इसके बाद बात करें तो कृष्णदेव राय ने, ठीक है, इसके अलावा जो है नागलपुर नाम की एक सिटी बसाई थी। कृष्णदेव राय का नाम याद रखिएगा, इन्होंने एक नई सिटी बसाई थी नागलपुर नाम की, और यहां पर इन्होंने दो मंदिर बनवाए, एक तो हजारा और दूसरा विठल स्वामी का मंदिर। ठीक है, तो दो मंदिर इन्होंने यहां पर बसाए थे, एक हजारा और दूसरा विठल स्वामी का मंदिर। ठीक है, इसके बाद कृष्णदेव राय के बाद जो अगले आए वो आए अच्युत देव राय। ठीक है, अच्युत देव राय, ठीक है, इसके बाद जो आए, इनके शासनकाल में आपको याद रखना है पुर्तगाली यात्री आए थे नूनीज। ठीक है, नूनीज ने भारत की यात्रा किसके समय में करी थी? अच्युत देव राय के समय में। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद फिर इनके जो आखिरी शासक आते हैं, एक तरीके से कहा जाए आखिरी शासक, वो थे सदाशिव राय। ठीक है,
तलुवा डायनेस्टी के आखिरी राजा कौन थे? सदाशिव राय। ठीक है, अब ये चूंकि नॉमिनल लीडर हुआ करते थे, ठीक है, मतलब नॉमिनल शासक थे, लेकिन वास्तविक अगर हम बात करें तो वास्तविक जो पूरी पावर थी वो इनके एक सेनापति थे जिनका नाम था राम राय। ठीक है, नाम याद रखिएगा, राम राय। ठीक है, ये किसके सेनापति थे? सदाशिव राय के। ठीक है, तो पूरी बागडोर इनके हाथों में थी। ठीक है, अब इसी समय ये जो इनके सेनापति थे राम राय, ठीक है, ये जितने भी पड़ोसी मुस्लिम राज्य थे, ठीक है, मतलब जो मुस्लिम स्टेट पड़ोस में थे, ठीक है, उनके उसमें हस्तक्षेप इन्होंने करना शुरू कर दिया था। मतलब ये उनके मैटर्स में इन्होंने बोलना शुरू कर दिया था, हस्तक्षेप करना एक तरीके से उन्होंने शुरू कर दिया था। किसके समय में? सदाशिव राय के सेनापति थे राम राय, इन्होंने। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप जो आस पड़ोस के जो मुस्लिम शासक थे वो इनसे नाराज हुए। ठीक है, और इनके और राम राय के बीच में युद्ध हुआ जिसको कहा जाता है तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा। ठीक है, बैटल ऑफ तालीकोटा जो हुई थी, ठीक है, वो इनके समय में हुई थी। ठीक है, अब बैटल ऑफ तालीकोटा में एक तरफ तो था विजयनगर एम्पायर जिसके सेनापति थे राम राय, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये सारे जितने भी डिसइंटीग्रेशन हुआ था बहामनी एम्पायर का, मतलब ये गोलकुंडा वाले, अहमदनगर वाले, बीजापुर वाले, बीदार वाले, ये सब एक साथ मिल करके अटैक करते हैं, और इनका जो कमांडर था वो था सुल्तान अली आदिल शाह। ये आपको याद रखना है, सुल्तान अली आदिल शाह। तो एक तरफ विजयनगर की तरफ से राम राय थे और दूसरी तरफ इन सब की तरफ से कौन थे? सुल्तान अली आदिल शाह। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ? तालीकोटा के युद्ध में राम राय की पराजय हुई, विजयनगर एम्पायर हारा और विजयनगर एम्पायर को बुरी तरीके से लूटा गया। ठीक है, अब इस युद्ध के पश्चात, ठीक है, मतलब देखिए विजयनगर अब हार गया। ठीक है, अब इस युद्ध के पश्चात सदाशिव राय, ठीक है, ठीक, सदाशिव राय जो है, ठीक है, वो इन्होंने क्या किया? देखिए राम राय हार गए थे, ठीक है, लेकिन राम राय के एक भाई थे जिनका नाम था तिरुमल। ये आपको याद रखना है, राम राय के एक भाई थे तिरुमल। अब जब ये युद्ध खत्म हो गया तो सदाशिव राय ने तिरुमल की सहायता से अपनी राजधानी विजयनगर से चेंज करके क्या कर दी थी? पेनुकोंडा। ये आपको याद रखना होगा, पेनुकोंडा, ये राजधानी बनाकर। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या किया था? अपनी राजधानी बदल दी थी सदाशिव राय ने। ठीक है, और इनकी क्या करी थी? किसने सहायता करी थी? तिरुमल ने। कौन? ये राम राय के भाई थे। किसके भाई थे? राम राय के। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो यही जो तिरुमल थे, ठीक है, यही जो तिरुमल थे, ठीक है, जिन्होंने किसकी सहायता करी? सदाशिव राय की सहायता करी। इसी तिरुमल ने क्या किया? सदाशिव राय को खत्म किया और सदाशिव राय को हटा करके नए वंश की स्थापना करी जिसका नाम था आरीवीडू वंश, आरीवीडू डायनेस्टी। ठीक है, तो ये जो तिरुमल थे, ठीक है, तिरुमल जो थे, जो कि किसके भाई थे? राम राय के भाई थे, जो कि इन्होंने सदाशिव राय की मदद करी थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद इन्होंने कालांतर में इनको खत्म किया और एक नए वंश की स्थापना करी जिसका नाम था आरीवीडू डायनेस्टी या आरीवीडू वंश। ठीक, अब उसके बाद आरीवीडू वंश के फाउंडर कौन थे? तिरुमल। तिरुमल के बाद आए रंग द्वितीय। ठीक है, रंग द्वितीय आए। ठीक है, इसके बाद जो अगले राजा बनते हैं वो बनते हैं वेंकट सेकंड। ठीक है, रंग सेकंड के बाद कौन बनते हैं? वेंकट सेकंड। ठीक है, इनके समय में अगर हम बात करें तो स्पेन के शासक, ठीक है, उस टाइम पर स्पेन के जो राजा थे फिलिप थर्ड, ठीक है, इनसे सीधा व्यवहार, मतलब स्ट्रेट वे करस्पॉन्डेंस किया था इन्होंने। ठीक है, और इसने चंद्रगिरी को अपनी नई राजधानी बनाई थी। ठीक है, देखिए अभी तक जो राजधानी थी वो थी पेनुकोंडा। ठीक है, सदाशिव राय ने नई राजधानी वो करी थी पेनुकोंडा। अब पेनुकोंडा से चेंज होकर के क्या हुई? राजधानी चंद्रगिरी। ठीक है, और इन्हीं के समय में 1612 में, ठीक है, मैसूर एक जो जगह है, ठीक है, यहां पर वाडियार वंश की स्थापना हुई थी, वाडियार वंश। ठीक है, वाडियार डायनेस्टी की स्थापना हुई थी। इसी वाडियार डायनेस्टी का एक सेनापति रहेगा हैदर अली, जो बाद में, ठीक है, अपने एक अलग वंश की मैसूर स्टेट की स्थापना करेगा। क्लियर हुआ? और इनके जो अंतिम शासक थे वो थे रंग थर्ड। ठीक है, अंतिम शासक जो थे वो थे रंग थर्ड। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक, तो ये आरवीडू डायनेस्टी थी।
अब हमने कल इनकी प्रशासनिक व्यवस्था भी शुरू की थी। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे पहले हमने सेंट्रल गवर्नमेंट देखा था, केंद्रीय शासन, जिसमें हमने देखा था कि विजयनगर के जो राजा थे वो निरंकुश थे। ठीक है, निरंकुश होने के साथ साथ पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो पूरा जो सेंटर था वो राजा के हाथ में था। ठीक है, मतलब पूरी जो पावर थी वो किसके पास थी? राजा के पास थी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें, वैसे तो अगर हम देखा जाए तो ये निरंकुश थे, लेकिन उसके बाद भी ये जो इनका व्यावहारिक रूप था, मतलब जो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, तो ये धर्म के अनुसार ही अपना शासन चलाते थे। मतलब भले ही ये निरंकुश थे, हेरिडेटरी थे, लेकिन फिर भी धर्म के हिसाब से ही ये क्या करते थे? शासन चलाते थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो राजा जो हुआ करते थे, मतलब जो किंग हुआ करते थे, वो अपने युवराज की नियुक्ति अपने मरने से पहले ही कर दिया करते थे। युवराज का मतलब होता था भावी राजा, मतलब राजा के मरने के बाद जो अगला राजा बनेगा वो युवराज बनेगा। ये क्यों किया करते थे? ताकि उनके मरने के बाद सक्सेशन के लिए या गद्दी के लिए लड़ाई ना हो। ठीक है, जैसा दिल्ली सुल्तनत में हमें देखने को मिलता था कि सुल्तान अपना किसी को सक्सेसर बना के भेजते नहीं थे, बना के, और वो चले गए तो फिर उनके बेटे आपस में लड़ते थे, क्योंकि कोई भी लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था। हिंदुओं में ये चीजें नहीं थी। हिंदुओं में क्या किया करते थे? पहले ही अपना युवराज घोषित कर दिया करते थे, क्योंकि उनको पता था कि बाद में गद्दी को लेकर के युद्ध होगा, इसलिए पहले ही अनाउंस कर दो। ठीक है, तो यहां पर भी राजा, ठीक है, उनको युवराज को एक तरीके से नियुक्त कर दिया करते थे। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद। देखिए, मंत्री परिषद की नियुक्ति हो या उनको हटाना हो, ये सारा का सारा किसके हाथ में रहता था? राजा के हाथ में। ठीक है, और राजा ने, कोई कोई राजा ने तो ये जो मिनिस्ट्री हुआ करती थी या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे, इनको हेरिडेटरी भी कर दिया था। मतलब कि अगर कोई मिनिस्टर बन गया तो उसके बाद उसका बेटा ही जो है वो मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अलावा इनकी और भी मतलब एक तरीके से काउंसिल हुआ करती थी। जैसे अगर हम बात करें तो एक प्रोविंशियल राजाओं की काउंसिल हुआ करती थी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो जो सुप्रीम कमांडर सेनापति हुआ करते थे उनकी, पुरोहित वर्ग की, और इसमें राज्य परिवार के भी सदस्य हुआ करते थे। मतलब ये जो काउंसिल थी, इसमें जो थे, कौन कौन थे? प्रांतीय शासक, सेनापति, पुरोहित तथा राज्य परिवार। ठीक है, इसके अलावा हमने दो और ऑफिसर्स देखे थे। एक था दंड नायक। ठीक है, ये राज्य के जो अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है, उनकी एक विशेष श्रेणी थी, जहां पर जैसे उच्च अधिकारी हुआ करते थे, जैसे सेनापति हो गया, न्यायाधीश हो गया, गवर्नर हो गया, ये सारे। इसके अलावा एक कार्यकर्ता हुआ करते थे। कार्यकर्ता मतलब ये दूसरी श्रेणी थी जहां पर सामान्य अधिकारी आते थे। ठीक है, मतलब सेनापति, न्यायाधीश और गवर्नर को छोड़ करके जो बाकी ऑफिसर्स हुआ करते थे वो किसमें आया करते थे? कार्यकर्ता। ठीक, इसके बाद हमने इनकी प्रांतीय प्रशासन देखा था। प्रांतीय प्रशासन में मैंने आपको देखा था कि जो पूरा साम्राज्य था, या हम पूरा कहें एक तरीके से पूरा स्टेट, वो किसमें डिवाइडेड था? प्रांतों को विभाजित किया गया था मंडल में। ठीक है, मंडल कहा जाता था, मतलब एक तरीके से प्रांत को क्या बोला जाता था? मंडल बोला जाता था। तो मंडल को डिवाइड किया गया था कोट्टम में, आपको याद रखना है। ठीक है, या हम इनको बलनाडु भी कहते थे। ठीक है, तो कोट्टम कहा जाता था या बलनाडु कहा जाता था। उसके बाद कोट्टम को किस में डिवाइड किया गया था? नाडुओं। ठीक है, नाडुओं में किया गया था। ठीक है, और उसके बाद नाडुओं को किस में किया गया था? मेलाग्राम। ठीक है, और एक मेलाग्राम में 50 गांव का समूह आया करता था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इनका जो पूरा स्टेट था वो अलग अलग कोट्टम में बटा था, कोट्टम से फिर नाडुओं में बटा, नाडुओं से फिर मेलाग्राम में बटा, और मेलाग्राम से गांव में बटा। सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी ग्राम, या हम जिसे कहें विलेज। विलेज इनकी सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। और विजयनगर एम्पायर में 6 प्रोविंसेस थे, और हर प्रोविंस में एक अधिकारी बिठाया जाता था जिसको नायक कहा जाता था। क्या बोला जाता था? नायक कहा जाता था। मतलब हर प्रोविंस में एक अधिकारी बिठाया जाता था, प्रमुख अधिकारी, जिसको हम नायक कहते थे। नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये जो पद हुआ करता था या जो ये पोस्ट हुआ करती थी, ये बेसिकली जो रॉयल फैमिलीज हुआ करती थी, राज परिवार, ठीक है, उनके सदस्यों को दी जाती थी, या इनके जो फ्यूडिटरीज थे उनको दिया जाता था, या जिसको हम सामंत कहते हैं। ठीक है,
और कभी कभार ये जो दंड नायक वर्ग था, ठीक है, दंड नायक वर्ग कौन सा था, जिसमें वो सब थे, कौन कौन, सेनापति, न्यायाधीश, गवर्नर, इनको भी बनाया जाता था कई बार। ठीक है, तो यहां तक कल हमने पढ़ा था। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आप ये एक चीज और याद रखिएगा, इनके जितने भी प्रोविंस हुआ करते थे, ठीक है, इनके जितने भी प्रोविंस हुआ करते थे, सबकी अपनी खुद की सेना हुआ करती थी, और राजा को जब भी जरूरत होती थी तो वो उन सेना का इस्तेमाल करते थे। क्लियर हुआ? तो यहां तक कल हमने पढ़ा था। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं क्लास को। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नयनकार सिस्टम। नयनकार सिस्टम, ठीक है, नयनकार सिस्टम को अच्छे से पढ़ेंगे। न्यायांकर व्यवस्था क्या थी? सबसे पहले अगर हम बात करें, दीज फ्यूडल लॉर्ड्स यूज्ड टू कीप सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर्स फॉर हुज एक्सपेंडिचर द किंग यूज्ड टू गिव देम लैंड, हु वाज कॉल्ड अमारम, एंड दोज फ्यूडल लॉर्ड्स वेयर कॉल्ड एज अमार नायक्स। देखिए, ये जो एक तरीके से कहा जाए जो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, या हम जिनको भू सामंत कहते हैं, ठीक है, ये अपने पास एक सर्टन नंबर ऑफ सोल्जर्स रखते थे। ठीक है, मतलब एक निश्चित संख्या में सैनिक रखा करते थे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि सैनिक होंगे तो उनका खर्चा होगा। भाई आप सैनिक रखेंगे तो उनका खर्चा होगा ना, उनकी सैलरी है, उनका बाकी सारी चीजें। ठीक है, तो जो इनका व्यय हुआ करता था, ठीक है, राजा क्या करता था, इनको लैंड प्रोवाइड कर देता था। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर भूखंड प्रदान कर देता था। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता था, अमारम। आपको याद रखना है क्या बोला जाता था, अमारम। किसके लिए ये लैंड दिया जाता था? ताकि तुम ये जो सैनिक पाल रहे हो, इनके खर्चे तुम उसी जमीन से निकालो। ठीक है, मतलब राजा खुद कोई पैसा नहीं दिया करता था, वो इनको जमीन दे दिया करता था। ठीक है, वो इनको क्या कर दिया करता था, जमीन दे दिया करता था, जिसका नाम था अमारम। ठीक है, और चूंकि फ्यूडल लॉर्ड्स जो होते थे, मतलब जो ये जो भू सामंत होते थे, ठीक है, ये चूंकि इस पूरे मतलब लैंड के एक तरीके से करता धरता हुआ करते थे, इसीलिए इनको अमर नायक कहा जाता था। ठीक है, मतलब कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनको क्या बोला जाता था, अमर नायक। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें, द अमर नायक्स mainly had two responsibilities. First, to present its income and expenditure to the central government, and secondly, to keep a certain number of soldiers who had to be presented for the service of the king. अब देखिए, ये जो अमर नायक थे, ठीक है, ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, इनका दो ही दायित्व होता था, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी। सबसे पहला तो जो इनकी इनकम हो रही है अपने प्रोविंस में, या ये कितना खर्च कर रहे हैं, ये सारा केंद्र शासन को बताना पड़ता था, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ता था कि मतलब इनकी इनकम कितनी हो रही है, आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये इनको केंद्रीय सरकार के सामने प्रस्तुत करना पड़ता था। पहला इनका काम ये था। दूसरा काम जो था, इनको कुछ निश्चित अमाउंट में सैनिक अपने पास रखने रहते थे, ताकि जब भी कभी किंग को जरूरत पड़े तो ये उनकी सर्विस में, या हम कहें उनकी सेवा में प्रस्तुत हो सके। ठीक है, तो इनका दो ही काम था, इनकम और एक्सपेंडिचर को सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना, और दूसरा क्या था, कुछ नंबर ऑफ सोल्जर्स को रखना जो कि बाद में राजा की क्या करेंगे, सहायता करेंगे या सेवा करेंगे। इसके बाद बात करें, लेटर ऑन अमर नायक्स बिकेम हेरिडेटरी। देखिए, हेरिडेटरी हो गए। बाद में यही जो अमर नायक बने थे, ये कौन बन गए, ये वंशानुगत बन गए। दे वेयर मोर इंडिपेंडेंट इन द इंटरनल गवर्नेंस, मतलब अपने अंदरूनी गवर्नेंस के लिए काफी ज्यादा ये इंडिपेंडेंट होने लगे। और जो रूलर थे, मतलब जो किंग हुआ करते थे, वो इनकी इंटरनल गवर्नेंस में कोई इंटरफेयर नहीं करते थे। ठीक है, मतलब जो इनकी पर्टिकुलर एक टेरिटरी हुआ करती थी, उनके एक तरीके से कहा जाए तो वो इंटरनली, जैसे आज की डेट में किसी भी स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में दखल नहीं दे सकती। तो ऐसा ही कुछ विजयनगर एम्पायर में भी था। ठीक है, जो इनके जो सामंत हुआ करते थे, फ्यूडल लॉर्ड, जिनको अमर नायक कहा जाता था, वो अपना गवर्नेंस अपनी टेरिटरी में अपने हिसाब से चलाते थे, और उनको कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। ठीक है,
तो उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था। ठीक। अगला अगर हम बात करें, द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमारम लैंड। अमारम लैंड मैंने आपको बताया था, अमारम लैंड कौन सी लैंड थी भैया? जो सैनिक रखे हैं उनके खर्चे के लिए कुछ जमीन चाहिए, जहां से भाई इनकम कहां से आएगी? जमीन से आएगी, जमीन तो चाहिए। तो उनके खर्चे को व्यय करने के लिए राजा को एक जमीन दी। राजा जो है वो नायकों को या फ्यूडल लॉर्ड्स को जमीन देता था, जिसका नाम था आमरम लैंड। ठीक है, और ये डायरेक्ट किसके कंट्रोल में रहती थी? अमार नायक से कंट्रोल। ठीक। अगला जो था, ड्यूरिंग द रीन ऑफ अच्युतरय, ठीक है, अच्युतरय, एन ऑफिसर नेम्ड महामंडलेश्वर वॉज अपॉइंटेड हु इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल अमर नायक्स। देखिए, अब ये जो अमर नायक बन गए थे, ठीक है, अच्युतराय, ठीक है, अच्युतराय पढ़ा था अपन ने, ठीक है, अच्युतराय पढ़ा था। कृष्णदेव राय के बाद जो अगले राजा बने थे वो अच्युतराय बने थे। तो अच्युत राय के समय में एक ऑफिसर बनाया गया था जिनका नाम था महामंडलेश्वर। ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया था और इनका काम था ये जो अमर नायक हैं, ठीक है, इनको कंट्रोल करना। ठीक है, मतलब अमर नायकों पर नियंत्रण रखना। देखिए, चूंकि क्या है, आप अगर एक प्रोविंस की पूरी जिम्मेदारी उनको दे रहे हैं, ठीक है, पूरे गवर्नेंस की जिम्मेदारी अगर आप उनको दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे अगर आप उन पर ध्यान नहीं देंगे तो वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में महसूस करने लगेंगे। क्योंकि भाई उनके प्रोविंस में सारी चीजें उनके हिसाब से हो रही हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनके हिसाब से है, सैनिक उनके हैं। ठीक है, तो जनता का भी क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्ट जो होता है जिनके जो उस एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहा होता है। ठीक है, तो कहीं ये जो अमर नायक है, ठीक है, ये कहीं आउट ऑफ कंट्रोल न चल जाए, इसलिए इनको कंट्रोल में रखने के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया गया था जिसका नाम था महामंडलेश्वर। ठीक है, और ये किसके समय पे किया गया था? अच्युत राय के समय। ठीक है, तो नायंकर सिस्टम समझ में आया आपको? नायंकर सिस्टम, नायंकर मतलब ये वही नायक हुआ करते थे जो हर प्रोविंस के हेड हुआ करते थे। 6 प्रोविंस में बटा था विजयनगर एम्पायर, तो 6 प्रोविंस के जो हेड हुआ करते थे नायक, उन्हीं को क्या कहा जाता था? अमर नायक्स कहा जाता था, क्योंकि उनको जो नंबर ऑफ सोल्जर्स वो रखते थे, उनको एक जमीन दी गई थी जिसका नाम था अमारम, अमारम लैंड। ठीक है, तो नायंकर व्यवस्था आपको समझ में आई? क्लियर हुआ नायंकर सिस्टम? अब अगला जो एडमिनिस्ट्रेशन में आता है वो आता है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, या हम जिसे कहते हैं हिंदी में स्थानीय प्रशासन, लोकल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो एट द टाइम ऑफ द रूलर्स ऑफ विजयनगर अ स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम इन साउथ इंडिया विच वॉज कॉल्ड अयंगर सिस्टम। ये आपको याद रखना है। देखिए, 2 व्यवस्थाएं आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। एक जो नायंकर व्यवस्था जो हमने पढ़ी, इसके अलावा अयंगर व्यवस्था। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली आपको साउथ इंडिया में ही मिलेगी। ठीक है, एक स्पेशल टाइप का सिस्टम है साउथ इंडिया में जिसको क्या कहा गया? अयंगर सिस्टम। इसके बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम 12 persons were appointed by the state for village administration. This group of officials was called अयंगर। देखिए, इस व्यवस्था के अनुसार जो ग्राम प्रशासन होता था, ठीक है, तो ग्राम प्रशासन को चलाने के लिए, मतलब विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए 12 लोगों की नियुक्ति की जाती थी। मतलब देयर आर 12 persons who are appointed, ठीक है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इन्हीं 12 पर्सन्स के ऑफिशियल्स को कहा जाता था अयंगर। ठीक है, मतलब ये 12 लोगों को अपॉइंट किया जाता था ताकि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से चल सके। ठीक है, यही हुआ करते थे अयंगर। ठीक है, जिनको साउथ इंडिया में क्या कहा जाता था? अयंगर। ठीक है, अब इसकी बात अगर हम करें तो देयर पोस्ट वर हेरिडिटरी एंड दे हैव टू बी गिवन लैंड in lieu of salary. His duty was to maintain peace and order in his area. देखिए, इनकी भी पोस्ट क्या थी? अयंगर की। जैसे नायंकर की पोस्ट हेरिडिटरी कर दी गई थी, वंशानुगत कर दी गई थी, वैसे ही अयंगर की भी पोस्ट क्या कर दी गई थी? वंशानुगत कर दी गई थी, हेरिडिटरी। ठीक है, और इनको क्या किया जाता था? सैलरी की जगह पर जमीन दी जाती थी। ठीक है, इनको क्या किया जाता था? सैलरी की जगह पर क्या किया जाता था? जमीन दी जाती थी। ठीक है, और इनका काम होता था कि अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था
पीस एंड ऑर्डर बना के रखे, मेंटेन करके रखे। ठीक है, इनका काम यही था, अपना जो भी एरिया इनको मिला है, ठीक है, उसमें शांति व्यवस्था जो है ये बना के रखे। हिज ड्यूटी वॉज टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन हिज एरिया। अगला अगर हम बात करें, ही हैड सोल्ड और मॉर्गेज्ड हिज पोजीशन एंड विलेज लेवल लैंड कुड नॉट बी सोल्ड विदाउट हिज परमिशन। देखिए, ये अपने पद को बेच या गिरवी रखते थे। ठीक है, मतलब जो इनका पद हुआ करता था उनको या तो बेच सकते थे या गिरवी रख सकते थे। लेकिन विलेज लेवल पर अगर देखा जाए, ग्राम स्तर पर, तो जो लैंड हुआ करती थी, मतलब जो पूरे विलेज में जो लैंड हुआ करती थी, वो इनकी परमिशन के बिना बेची नहीं जा सकती। ये नियम था। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो पूरे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है, पूरी तरीके से चलाने वाले ये 12 लोग हुआ करते थे। और जब तक इनकी परमिशन नहीं होती थी, तब तक कोई भी जमीन जो विलेज, उस पर्टिकुलर विलेज के लेवल पर आती है, उसे बेचा नहीं जा सकता। मतलब अगर आपको बेचना है तो अयंगर से परमिशन लेनी पड़ेगी। समझ में आया आपको? तो ये अयंगर सिस्टम क्या था? विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए 12 लोगों की नियुक्ति की गई थी, जिसको अयंगर कहा गया। ठीक है, अब इनकी पोस्ट हेरिडेटरी हुआ करती थी। ठीक है, और इनको सैलरी की जगह पर क्या दिया जाता था? लैंड दिया जाता था। और इनका काम था शांति व्यवस्था बना के रखना, टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन हिज एरिया। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को लोकल गवर्नमेंट किस तरीके से चलाई जाती थी? ठीक, अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब इनका राजस्व प्रशासन कैसा था? ठीक है, राजस्व प्रशासन मतलब इनकी आय कहां से होती थी, मतलब ये क्या टैक्स लगाते थे, सारी चीजें ये देखेंगे। तो द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट वाज लैंड रेवेन्यू। देखिए, कोई भी आप हिस्ट्री में डायनेस्टीज पढ़ लीजिए, उनका जो सबसे प्रमुख स्रोत ऑफ इनकम हुआ करता था, या सोर्स ऑफ इनकम की अगर हम बात करें, तो वो हुआ करता था लैंड रेवेन्यू। मतलब जमीन पर जो चीज उगाई जाती थी उससे जो टैक्स लिया जाता था, वही सबसे मेन टैक्स हुआ करता था। फॉर इट्स डिटर्मिनेशन ऑफ द लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज। अच्छा, ये डिसाइड करने के लिए जो भूमि थी, ठीक है, उनको 3 कैटेगरीज में, मतलब 3 श्रेणियों में बांट दिया गया था। कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? 3 कैटेगरीज में, मतलब 3 श्रेणियों श्रेणियों में। सबसे पहला जो सिंचित भूमि थी, इरिगेटेड लैंड था। दूसरा सूखी भूमि जो ड्राई लैंड था। और तीसरा गार्डन और जंगल, गार्डन और फॉरेस्ट। ठीक है, मतलब क्लियर हुआ? ठीक है, तो एक थी सिंचित भूमि, इरिगेटेड लैंड। दूसरा हुआ करती थी शुष्क भूमि, या जिसे हम कहें ड्राई लैंड। और तीसरा जो बांटा था इन्होंने एज अ उद्यान या वन, गार्डन एंड फॉरेस्ट। ठीक है, इनको उसमें बांटा गया था। अगला अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू दी हिंदू लॉ, देखिए अब ये चूंकि क्या थे? हिंदू थे। ठीक है, तो ये अपना जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे वो धर्म के आधार पर चलाते थे। तो हिंदू लॉ के मुताबिक जो रेंट हुआ करता था वो 1/6 हुआ करता था। मतलब जितना भी आपने अपनी जमीन पर उगाया है, उसका 1/6 आपको स्टेट को टैक्स में देना पड़ेगा। ठीक, तो 1/6 जितना उगाया है उसका 1/6। ठीक है, अब कभी कभार ये पॉसिबिलिटी भी होती थी दैट दिस रेट वाज इंक्रीज ड्यू टू हैवी एक्सपेंडिचर ऑन सिक्योरिटी एंड आर्मी। अच्छा, कभी कभी इसमें वृद्धि भी हो जाया करती थी। मतलब कि ये जो रेंट लिया करते थे, मतलब ये जो टैक्स लिया करते थे, इसमें वृद्धि भी कभी कभार हो जाया करती थी। कारण क्या था कि इतनी बड़ी आर्मी को, सॉरी, इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए पैसा खर्च करना होता। तो कई बार क्या होता था कि विजयनगर में ही ये जो कर हुआ करता था, इसको भी क्या किया करते थे? बढ़ा दिया करते थे। इसके बाद अगला अगर हम बात करें, द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट वेयर ऑल्सो अदर टैक्सेस। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ लैंड रेवेन्यू से जनरेट नहीं होता था सोर्स इनकम। इनकम और भी सोर्सेस से जनरेट होती थी। जैसे अगर हम बात करें, घरों पे टैक्स लगता था, जानवरों पे टैक्स लगता था, प्रॉपर्टी पे टैक्स लगता था, इंडस्ट्री में, ट्रेड में, इन सारी जगहों पर भी टैक्स लगा करता था। इवन अगर हम बात करें तो जितने भी आर्टिशियंस थे उनको भी टैक्स देना पड़ता था।
ठीक है, मतलब जितने भी शिल्पकार हुआ करते थे जिनको आर्टिशियन कहते हैं, क्या बोलते हैं, आर्टिशियन, उनको भी क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो सिर्फ लैंड टैक्स नहीं था, घरों पर भी टैक्स लगता था, जानवरों पर भी टैक्स लगता था, प्रॉपर्टी पर भी टैक्स लगता था, इंडस्ट्री, ट्रेड, इवन सारे शिल्पकारों को भी अपना टैक्स देना पड़ता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके यहाँ वैश्यवृत्ति भी बहुत ज्यादा प्रचलन में थी विजयनगर में। मतलब जो प्रोस्टिट्यूट्स हुआ करते थे उनको भी टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो यहां तक कि वेश्याओं, जो मतलब जो वेश्या हुआ करती थी, प्रोस्टिट्यूट्स, ठीक है, क्योंकि इनके समय में प्रोस्टिट्यूशन जो था वो लीगलाइज था विजयनगर एम्पायर में। ठीक है, तो प्रोस्टिट्यूट्स जो हुआ करती थी उनको भी टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, अलोंग विद दिस टैक्स वेयर ऑल्सो इम्पोज ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मतलब आप समझिए कि जो फल या सब्जियों की उगाई किया करते थे उनको भी टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो टैक्स इनके यहाँ काफी ज्यादा था भाई, 1/6 तो जमीन पर जो भी उगेगा उसका। ठीक है, इसके अलावा चूंकि एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी में था, क्योंकि आए दिन बगल में जो इनका बहामनी किंगडम था उनसे आए दिन इनकी लड़ाई चलती थी। ठीक है, तो इनको क्या है, काफी सारे टैक्स लगाने पड़ते थे, इवन प्रोस्टिट्यूट्स को भी टैक्स देना पड़ता था, घरों के लिए टैक्स होता था, एनिमल्स पर टैक्स लगता था, प्रॉपर्टी, इंडस्ट्री, ट्रेड, सभी पर, और इवन शिल्पकारों को भी क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। क्लियर, तो आपको इनका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आया। ठीक है, इनकी इनकम का मेन सोर्स क्या हुआ करता था, लैंड रेवेन्यू, लेकिन उसके अलावा भी इनकी और भी इनकम के सोर्स हुआ करते थे। ठीक, अब अगला जो है वो है इनका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रेवेन्यू के बाद जो अगला आता है वो आता है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब सैन्य प्रशासन। अब इनकी सेना किस तरीके की थी, ठीक, तो सेना की अगर हम बात करें तो द emergence of the Vijayanagar Empire took place in adverse circumstances. Meanwhile, the only basis for maintaining the empire was a powerful army. देखिए, चूंकि विजयनगर साम्राज्य का जो उद्भव हुआ था, ठीक है, वो बड़ी ही विपरीत परिस्थितियों में हुआ था। देखिए, उस टाइम पर दिल्ली सुल्तान कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलकों का शासन था नॉर्थ में। ठीक है, अब चूंकि विजयनगर एम्पायर और इनके आसपास भी कौन से रूलर हुआ करते थे, ज्यादातर मुस्लिम रूलर्स हुआ करते थे, और ये कौन सा था, हिंदू राज्य था। ठीक, तो इस कारण से भी चूंकि इतने बड़े साम्राज्य के लिए जो मेन भूत आवश्यकता थी वो थी एक पावरफुल आर्मी। ठीक है, मतलब एक शक्तिशाली सेना होनी चाहिए। इसका आधार वही है भाई, आप चारों तरफ से दुश्मन से घिरे हुए हैं, तो भाई आपके पास एक शक्तिशाली सेना नहीं होगी तो आप अपने देश की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे। जैसे आज अगर आप देखें, अगर करंट वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो इसराइल जो है, ठीक है, वो चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। अब अगर वो अपना डिफेंस स्ट्रांग नहीं रखेगा तो वो अपने लोगों की सुरक्षा कैसे कर पाएगा। तो ये तो सबसे पहला मूलभूत आधार होता है, क्योंकि विजयनगर एम्पायर एक लौता हिंदू एम्पायर था उस टाइम पर, बाकी सब जगह किसके एम्पायर थे, इस्लाम के एम्पायर्स थे। तो इनको लगातार अपनी सेना को क्या करना पड़ता, शक्तिशाली बनाना था। इसी कारण से इस सेना पर भी एक्सपेंडिचर ज्यादा खर्च होता। अगला अगर हम बात करें, देयर वॉज अ मिलिट्री डिपार्टमेंट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज कॉल्ड कदाचार। देखिए, इनका एक सैन्य विभाग था, ठीक है, जिसका नाम था कंदाचर। ठीक है, जिसको एक कमांडर हेड किया करता था, विच इज हेडेड बाय अ कमांडर, और कमांडर, सॉरी कमांडर ही नहीं होगा, विच इज हेडेड बाय अ कमांडर। ठीक है, तो इनका एक जो विभाग हुआ करता था कंदाचर। ठीक है, ये कौन सा डिपार्टमेंट था, मिलिट्री डिपार्टमेंट। इसको हेड कौन किया करता था, कमांडर, जिसको सेनापति भी कहा जाता है। ठीक है, क्या हुआ करता था, कमांडर या सेनापति। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू पेज, ठीक है, उस टाइम पर यात्री थे पेज, ठीक है, इनके मुताबिक 7,03,000 इन्फेंट्री, 32,000 कैवलरी एंड 551 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन कृष्णदेवराय आर्मी। मतलब कि पेज के अनुसार कृष्णदेव राय की सेना में 7,03,000 पैदल सैनिक, 32,000 घोड़सवार, हॉर्स राइडर, कैवलरी जिनको बोलते हैं, और 551, 551 एलिफेंट्स, 551 हाथी थे सेना में। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी सेना थी।
7,03,000 तो पैदल सैनिक थे, 32,000 घुड़सवार थे, हॉर्स राइडर, और 551 हाथी थे। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी सेना होगी। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल आर्मी, द रूलर्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द फ्यूडल आर्मी एंड ऑल्सो इंक्लूडेड तुर्किश आर्चरीज इन देयर आर्मी। देखिए, मैंने आपको एक शासक के बारे में बताया था, इनके एक राजा थे, ठीक है, देवराय सेकेंड। संगम वंश में एक राजा थे देवराय सेकेंड। आपको याद होगा, इन्होंने मुसलमानों को भी, सैनिकों को भी अपनी सेना में भर्ती किया था, ठीक है, क्योंकि वो आर्चर्स बहुत अच्छे थे, तीर बहुत अच्छे चलाते थे। ठीक है, तो इनकी जो सेंट्रल आर्मी तो थी, लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि इनके जो प्रोविंस थे, जिनको कोट्टम कहा जाता था, उनकी अपनी खुद की भी सेना हुआ करती थी। नयनकर, नयनकर क्या करते थे, अपनी खुद की भी सेना क्या करते थे, रखते थे, ताकि जब भी कभी राजा को जरूरत हो तो वो उस सेना का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो इनकी फ्यूडल आर्मी भी हुआ करती थी, मतलब राजा की खुद की आर्मी तो होती ही थी, ठीक है, लेकिन इनके जो सामंत हुआ करते थे, उनकी भी क्या हुआ करती थी, खुद की आर्मी हुआ करती थी। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक है, तो फ्यूडल आर्मी हुआ करती थी। अगला अगर हम बात करें, अब जो अगला एडमिनिस्ट्रेशन आता है, देखिए ये था पूरा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो अगला एडमिनिस्ट्रेशन आता है, वो आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय प्रशासन। क्या आता है? न्याय प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इनकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो द किंग वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ जस्टिस। मतलब कि जो राजा हुआ करता था, वो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ जस्टिस। ठीक है, ही हिमसेल्फ यूज्ड टू लिसन टू द डिस्प्यूट्स एंड एलिगेशंस। मतलब कि ये स्वयं, राजा मतलब स्वयं, विवादों और आरोपों को सुना करते थे। ठीक है, चूंकि राजा न्याय के सर्वोच्च अधिकारी हुआ करते थे, इसीलिए जो भी डिस्प्यूट्स होता था, विवाद होता था, ठीक है, या कोई आरोप या एलिगेशंस लगाए जाते थे, तो उसको सुनने का काम भी कौन किया करते थे? राजा किया करते थे। ठीक है, अगला अगर हम बात करें, देयर वर कोर्ट्स इन दी प्रोविंस एंड द किंग यूज्ड टू अपॉइंट जजेस इन दीज कोर्ट्स। मतलब आप कल्पना करिए, इनके प्रांतों में न्यायालय हुआ करता था। आप सोचिए, मतलब उस टाइम पर कोर्ट्स हुआ करते थे इनके न्यायालयों में, और इन्हीं न्यायालयों के जितने भी जजेस हुआ करते थे, ठीक है, वो कौन अपॉइंट करता था? राजा अपॉइंट करता था। ठीक है, आज भी हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति करता है। देखिए, मैं आपको इसीलिए हिस्ट्री बताता हूं कि हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें जो आज हमारे देश में लागू हैं, वो इतिहास से सीखी गई हैं। आप सोचिए, विजयनगर एम्पायर में भी कोर्ट्स हुआ करते थे प्रोविंसेस में। आज देखिए, हर स्टेट में, लगभग लगभग हर स्टेट में अपना खुद का हाई कोर्ट है, अपना खुद का हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के अलावा। ठीक है, तो इनके जजेस की भी अपॉइंटमेंट कौन किया करते थे? राजा किया करते थे। अब इनके समय में जो गांव थे, ठीक है, गांव में अगर हम बात करें, तो वहां पर विलेज पंचायत हुआ करती थी, या जिनको हम ग्राम सभा कहते थे। ठीक है, तो ये लोग भी क्या करते थे? न्याय देने का काम करते थे। देखिए, अब क्या हुआ, जैसे गांव में कोई मैटर हो गया, ठीक है, अब कोई डिस्प्यूट हो गया आपस में, तो अब गांव में अगर डिस्प्यूट हो गया, तो अब उसके लिए राजा को बुलाने का तो कोई मतलब नहीं। तो वहीं पर जो ग्राम पंचायत हुआ करती थी, वो उन मामलों को वहीं सुलझा लिया करती थी। उन मामलों को क्या किया जाता था? वहीं सुलझा लिया। तो विलेज पंचायत और जो ग्राम सभा हुआ करती थी, इनके लोग भी क्या किया करते थे? न्याय किया करते थे। इसके बाद अगला अगर इनका जो दंड देने का सिस्टम था, ठीक है, मतलब इनका जो दंड व्यवस्था थी, वो काफी ज्यादा कठोर थी। ठीक है, याद रखिएगा, दंड व्यवस्था या जो हम कहें पनिशमेंट सिस्टम जो था, वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट था। और जैसे क्राइम हुआ करते थे, जैसे चोरी हो गया, ट्रीजन हो गया, अडल्ट्री हो गया, मतलब चोरी हो गया, ट्रीजन का मतलब होता है राजद्रोह, ठीक है, और अडल्ट्री का मतलब होता है व्यभिचार। अडल्ट्री का मतलब क्या होता है? व्यभिचार। द ऑफेंडर्स वर सब्जेक्टेड टू लिम्ब एम्पुटेशन और कैपिटल पनिशमेंट।
मतलब ऐसे जो दंड हुआ करते थे, मतलब दंडाधिकारी, उनमें क्या किया जाता था, या तो उनको प्राण दंड दे दिया जाता था, कैपिटल पनिशमेंट, या उनके अंग विच्छिन्न कर दिए जाते थे। मतलब जैसे चोरी करी तो हाथ काट दिया, जुबान काट दी, मतलब उनके अंग विच्छेद कर दिए जाते थे। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं कितनी हार्श पनिशमेंट हुआ करती थी। न्यूनिस, ठीक है, राइट्स दैट दोज हु इन्वॉल्व इन ट्रीजन वेयर गिवन द पनिशमेंट ऑफ हैंगिंग। देखिए, न्यूनिस जो यात्री आए थे इनके समय में, उन्होंने लिखते हैं कि इनके समय में जो भी राजद्रोह करता था ना, उन विद्रोहियों को सूली पर चढ़ाने का काम किया करते थे। ठीक है, मतलब वो फांसी पर चढ़ाया करते थे। क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक। तो ये पूरा विजयनगर एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, विजयनगर एम्पायर की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था थी। ठीक है, सबसे पहले हमने केंद्रीय शासन देखा। केंद्रीय शासन में राजा, मंत्री परिषद, दंड नायक, कार्यकर्ता, ये देखे। उसके बाद हमने इनका प्रोविंशियल सिस्टम देखा, प्रांतीय प्रशासन। इसके बाद हमने स्थानीय शासन देखा, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, हमने राजस्व प्रशासन देखा, मतलब रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता था ये। और इनका मिलिट्री और जस्टिस, ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन हमने विजयनगर के देखे। क्लियर हुआ? ठीक। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं विजयनगर की सामाजिक व्यवस्था, मतलब सोशल सिस्टम ऑफ विजयनगर। ठीक। विजयनगर का आखिरी टॉपिक है सोशल सिस्टम ऑफ विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था। अब हम ये देखेंगे कि इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। सामाजिक व्यवस्था में मतलब कास्ट सिस्टम कैसा था, वुमेन्स की, जो महिलाओं की स्थिति थी वो कैसी थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं हम इसमें देखेंगे। ठीक, तो हम शुरू करते हैं सामाजिक व्यवस्था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनके समय में जो कास्ट सिस्टम हुआ करता था, ठीक है, मतलब वर्ण व्यवस्था, वो कैसी हुआ करती थी। सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें, द कास्ट सिस्टम वॉज प्रेवलेंट इन द सोसाइटी इन विच द प्लेस ऑफ ब्राह्मण्स वर वेरी सुपीरियर। देखिए, समाज में वर्ण व्यवस्था जो हुआ करती थी, उसमें ब्राह्मणों का स्थान बहुत श्रेष्ठ था। देखिए, कोई भी आप डायनेस्टी उठा के देख लीजिए, हिंदू सोसाइटी की ये हमेशा से एक प्रॉब्लम रही कि ब्राह्मणों को अगर हम बात करें तो ब्राह्मण्स को बहुत ज्यादा सुपीरियर रखा। क्लियर? तो ब्राह्मण्स को क्या किया गया, बहुत ज्यादा सुपीरियर रखा गया। ठीक है, तो इनके यहां भी ऐसा ही था। इसके बाद अगला बात करें, दे वर कंसीडर्ड द मोस्ट ट्रस्टवर्दी एंड दे कुड नॉट बी गिवन द डेथ पेनल्टी फॉर एनी क्राइम्स। मतलब आप समझिए कि ब्राह्मणों का स्थान इतना सर्वश्रेष्ठ था कि इनको सबसे अधिक विश्वास पात्र माना जाता था। दे वर कंसीडर्ड द मोस्ट ट्रस्टवर्दी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कोई भी क्राइम किया हो, इन्होंने कोई भी अपराध किया हो, इनको कभी भी मृत्यु दंड नहीं दिया। ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं। एक तो सबसे ज्यादा विश्वास पात्र माने जाते थे, और दूसरा ये कोई भी क्राइम कर दें, ठीक है, इवन राजद्रोह भी कर दें, तो भी इनको डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती थी। सिर्फ ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं। ठीक। इसके अलावा आगे देखें, दे वर ग्रांटेड हाई पोजीशंस इन बोथ मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री सर्विसेज ऑफ द स्टेट। देखिए, ये ब्राह्मण्स को बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी उच्च पद पर रखा जाता था। अब या तो सैनिक के रूप में रखें या नॉन मिलिट्री सर्विसेज के रूप में। ठीक है, तो स्टेट में इनको हायर पोजीशंस जो थी वो ग्रांट की जाती। क्लियर है? ठीक, तो हायर पोजीशंस क्या की जाती थी, ग्रांट की जाती थी। ठीक है, सेवरल इंस्क्रिप्शंस टेस्टिफाई दैट मैनी सक्सेसफुल जनरल्स, मिनिस्टर्स एंड एम्बेसडर्स वेयर ब्राह्मण्स। मतलब कि अनेक अभिलेखों में से यह प्रमाणित होता है कि ब्राह्मणों में अनेक सफल सेनापति, मंत्री और राजदूत आदि रहे, ब्राह्मण समाज। ठीक है, तो ब्राह्मण्स का बहुत ज्यादा सुपेरियोरिटी थी विजयनगर एम्पायर। ठीक। अगला अगर हम बात करें, अगले जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे शेट्टी, या हम इनको चेट्टी कहते हैं। ठीक है, शेट्टी या चेट्टी।
विजयनगर में क्या हुआ करते थे, शेट्टी या चेट्टी। ये बेसिकली हुआ करता था द मर्चेंट क्लास कॉल्ड शेट्टी और चेट्टी वॉज द डोमिनेंट कम्युनिटी एंड वेरी वेल्दी। देखिए, इनके समय में जो व्यापारी वर्ग हुआ करता था, ठीक है, व्यापारी वर्ग, ठीक है, ठीक है, व्यापारी वर्ग जो था, इन्हीं को कहा जाता था शेट्टी या चेट्टी, जो व्यापारी वर्ग हुआ करता था, मतलब मर्चेंट क्लास, ठीक है। और ये समुदाय जो था वो काफी ज्यादा डोमिनेंट था, मतलब प्रमुख था। इसके अलावा बहुत ज्यादा अमीर भी थे, क्योंकि ये बिजनेस किया करते थे, मर्चेंट क्लास, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा अमीर भी हुआ करते थे, और इनकी जो कम्युनिटी थी वो काफी ज्यादा डोमिनेंट थी, ठीक है। अब द पीपल्स ऑफ द क्लास स्किल्ड इन ट्रेड वर ऑल्सो कॉल्ड वीर पंचाल। देखिए, इनके यहाँ व्यापार में जो लोग भी निपुण हुआ करते थे, निपुण का मतलब होता है स्किल्ड, याद रखिएगा, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, निपुण, ठीक है। तो जो लोग हुआ करते थे, जो भी जो है स्किल्ड हुआ करता था ट्रेड में, उसको बोला जाता था वीर पंचाल, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। क्या बोला जाता था, वीर पंचाल। अगला अगर हम बात करें, देयर वर नो कास्ट कॉम्प्लेक्स इन द सोसाइटी ऑफ द विजयनगर, अनटचेबिलिटी एंड द फीलिंग ऑफ हाई एंड लो डिड नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए, किसी भी तरीके का जातीय जटिलता नहीं थी विजयनगर की समाज में, बहुत ज्यादा जातीय जटिलता नहीं थी। इवन बात करें तो जो ये छुआछूत, जो नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, वो इनके समय में, या हम कहें जो व्यवस्था, मतलब जो फीलिंग हुआ करती थी हाई और लो की, ठीक है, मतलब ऊंच नीच की भावना इनके यहाँ नहीं थी, ठीक है। मतलब ना तो इनके यहाँ छुआछूत था और ना ही ऊंच नीच की भावना थी, ठीक है। इसीलिए इनकी जो जातीय व्यवस्था थी इनके समाज की, वो उतनी ज्यादा जटिल नहीं थी, कॉम्प्लेक्स नहीं थी। क्लियर हुआ? तो शेट्टी और चट्टी समझ में आए, ये व्यापारी वर्ग हुआ करता था, ठीक है, और काफी ज्यादा ये पैसे वाला हुआ करता था। अगला जो है वो है व्हाट आर दी स्टेटस ऑफ वुमेन, ठीक है, मतलब जो इनके यहाँ महिलाएं हुआ करती थी उनकी क्या स्थिति थी विजयनगर में। वुमेन्स वेर रेस्पेक्टेड इन दी सोसाइटी, ठीक है, मतलब महिलाओं का सम्मान समाज में बहुत ज्यादा था। दे यूज टू गेट ऑल काइंड ऑफ एजुकेशन एंड दे गो टू अ प्लेस इन दी स्टेट सर्विस, मतलब कि इनको सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके अलावा राज्य सेवा में उनको स्थान प्राप्त होता था, मतलब जो स्टेट सर्विस हुआ करती थी उसमें भी इनको जगह मिला करती थी, और इनको हर तरीके की शिक्षा जो है वो दी जाती थी, ठीक है। इसीलिए इनके यहाँ जो महिलाएं थी उनका समाज में बहुत ज्यादा सम्मान था। अगला बात करें, अपार्ट फ्रॉम फाइन आर्ट्स लाइक म्यूजिक, डांस, शी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन वेपनरी, मतलब कि स्त्रियां सिर्फ संगीत और नृत्य जैसे ललित कलाओं के अतिरिक्त शस्त्र विद्या में भी भाग लेती थी। मतलब वेपनरी का मतलब शस्त्र विद्या, मतलब जो हथियार है, ठीक है, वो वेपन्स जो हैं वो किस तरीके से चलाए जाएंगे, उसमें भी ये पार्टिसिपेट करती थी। मतलब ये हथियार चलाने में भी जो स्त्रियां हैं वो पार्टिसिपेट करती थी, ना तो उससे सिर्फ गाने बजाने में नहीं, ठीक है। अगला बात करें, प्रोस्टिट्यूशन वॉज ऑल्सो प्रेवलेंट इन दी सोसाइटी, कोटिशियंस ऑल्सो हैड एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन दी सोसाइटी। देखिए, एक तो समाज में वैश्यावृत्ति का चलन भी था, गणिकाओं, ठीक है, गणिकाओं मतलब कोर्टिशियन, गणिकाओं का भी समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। वे शिक्षित और धनवान होती थी। दे वर एजुकेटेड एंड वेल्दी। देखिए, चूंकि आप एजुकेशन भी दे रहे हैं, उनको आज़ादी भी दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो पढ़ी लिखी होंगी, ठीक है, और जब पढ़ी लिखी होंगी तो सही तरीके का काम करेंगी तो चार पैसे भी कमाएंगी, ठीक है। तो इनके समय में जो महिलाएं हुआ करती थी वो एजुकेटेड के साथ धनवान भी हुआ करती थी। दे वेर एजुकेटेड एंड वेल्थी। इट इज नेसेसरी फॉर हिम टू बी प्रोफिशिएंट इन द आर्ट ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग, ठीक, मतलब कि वे गान और नृत्य कला में
पारंगत होना उनके लिए आवश्यक था। मतलब वो प्रोफिशिएंट हो, पारंगत हो, मतलब सीखें गाना बजाना, सुनना, सिंगिंग, गाना और डांस करना। ठीक है, तो इसके लिए भी इनको निपुण होना आवश्यक था, पारंगत होना। ठीक है, prostitutes were not looked down upon socially, rather they used to participate in all public festivals। मतलब आप कल्पना करिए इनका समाज कितना उदारवादी था। आप इस चीज से कल्पना करिए, वैश्यावृत्ति को सामाजिक दृष्टि से हे से या डाउन नहीं देखा जाता। सोचिए ये चीज आज की डेट में नहीं है हमारे, उस समय में थी विजयनगर एम्पायर। कल्पना कर सकते हैं कि कितनी प्रोमिनेंट सोसाइटी रही है विजयनगर की। ठीक है, ना तो उनको डाउन देखा जाता था, इवन वो पब्लिक फेस्टिवल्स में भी पार्टिसिपेट करते थे। अब कल्पना कर सकते हैं कि कितनी उदारवादी सोच थी विजयनगर साम्राज्य की महिलाओं के प्रति। अगला बात करें, देवदासी सिस्टम and female bodyguards were also kept here, but in spite of this, evil practices like child marriage, polygamy, dowry system, sati system, devadasi system were prevalent। देखिए, महिलाओं के लिए अच्छा तो बहुत था। ठीक है, उनको एजुकेशन दी जा रही थी, उनको सब चीज़ों के लिए एनकरेज किया जा रहा था, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है कि कई सारी अवैधानिक घोषित, ठीक है, मतलब कि जैसे हम बात करें, ठीक है, तो इनके समय में कई सारी त्रुटियां भी थी। ठीक है, जैसे बाल विवाह में, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगमी, मल्टीपल मैरिजेस, डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, सती प्रथा जानते हैं आप, देवदासी सिस्टम, ठीक है, जैसी कुरीतियां भी थी। ठीक है, तो मतलब राज्य में ओर से स्त्रियों की दशा में सुधार के लिए प्रयत्न किए गए थे, जैसे ब्राह्मणों ने दहेज को, ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक, प्रचलित था। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक, तो देवदासी सिस्टम भी यहां पर प्रबलित था। ठीक, अगला पॉइंट अगर हम देखें तो एफर्ट्स वेयर मेड बाय द स्टेट टू improve the condition of women, as the Brahmins had decided to declare dowry illegal as well as to encourage widow remarriage, the state made widow remarriage tax। आप कल्पना करिए, मतलब क्या उदारवादी सोच थी विजयनगर एम्पायर की, मतलब कि राज्य की ओर से स्त्रियों की दशा में सुधार के लिए प्रयत्न किए गए थे। ब्राह्मणों ने दहेज को अवैधानिक घोषित कर दिया था, इलीगल। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने, आप कल्पना करिए, विधवा विवाह को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया। इवन राज्य ने तो विधवा विवाह को टैक्स फ्री कर दिया, मतलब विडो रीमैरिज अगर होगी तो उसको टैक्स फ्री कर दिया गया था। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि महिलाओं की कंडीशन विजयनगर एम्पायर में कितनी अच्छी थी। मैं तो मानता हूँ बहुत अच्छी थी, आज की कंडीशन से भी बेटर कंडीशन उनकी थी उस टाइम पे। क्लियर? तो ये था महिलाओं की स्थिति। ठीक, अब अगला जो छोटा मोटा चीज़ है वो हम देख लेते हैं। जैसे हम बात करें फूड एंड ड्रिंक्स की, तो जनरली इनके यहाँ ब्राह्मण जो हैं वो मीट वगैरह नहीं खाया करते थे, बट इनके यहाँ ऐसा नहीं है कि मीट नहीं खाया जाता था। ठीक है, अदर कास्ट के कॉमन लोग जो थे, ठीक है, वो खाया करते थे, लेकिन इनके यहाँ बीफ कट ईटिंग नहीं थी। ठीक है, बीफ ईटिंग को जो था इनके यहाँ प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, जैसे गौ मांस वगैरह, क्योंकि ये हिंदू सोसाइटी थी और गाय को बहुत ज़्यादा पूजा जाता था, तो इस कारण से। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कॉस्ट्यूम्स अगर हम बात करें तो ये कॉटन के और सिल्क के दोनों ही तरीके के कपड़े पहना करते थे। मर्द जो थे वो धोती, शर्ट और कैप और टर्बन और स्कार्फ पहना करते थे शोल्डर्स में। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से कहा जाए तो सूती और रेशमी दोनों ही प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग यहाँ होता था। जनरली जो पुरुष हुआ करते थे वो धोती, कमीज, टोपी या पगड़ी और कंधे पर दुपट्टा प्रयोग करते थे। ठीक है, स्कार्फ ऑन दी शोल्डर्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो विमेंस हुआ करती थी, महिलाएं, वो क्या करती थी, धोती और चोली पहना करती थी। ऑल्दो देयर वॉज अ कस्टम ऑफ पेटीकोट इन दी अपर क्लास। अच्छा, पेटीकोट भी ये पहना करती थी जो उच्च जाति की हुआ करती थी। ठीक है, वैसे धोती और चोली पहना करते थे। क्लियर? ये थी इनकी शिक्षा।
ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉस्ट्यूम्स में, तो ऑर्डिनरी पीपल डिड नॉट वेयर शूज बट रिच पीपल यूज देम। मतलब जूते वगैरह भी जो आम लोग थे वो नहीं पहना करते थे, लेकिन जो अमीर लोग थे, अमीर वर्ग था, वो जूते भी पहना करते थे। इसके अलावा बात करें तो आदमी और औरत दोनों ही ऑर्नामेंट्स पहना करते थे। ये आपको याद रखना है, आदमी और औरत, स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण जो है वो पहना करते थे। इसके बाद जो आखिरी है वो है एजुकेशन। एजुकेशन में मैंने आपको बताया, एजुकेशन वॉज जनरली इम्पार्टेड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज एंड द स्टेट प्रोवाइड देम अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल एड। मतलब जो शिक्षा होती थी वो बेसिकली मंदिरों और मठों में सिखाया जाता था, ठीक है। और इसके लिए जो राज्य था वो कई सारे फंड भी दिया करता था। अगला जो है, इन अग्रहारास, इन अग्रहास मेनली एजुकेशन ऑफ वेदास वर इम्पॉर्टेंट। अग्रहारों में मुख्यतः वेदों की शिक्षा ही दी जाती थी। इसकी शिक्षा दी जाती थी, वेदों की शिक्षा। क्लियर। तो यहाँ पर आकर के विजयनगर की पूरी सामाजिक व्यवस्था समाप्त होती है और यहाँ पर आकर के विजयनगर एम्पायर कंप्लीट होता है। देखिए विजयनगर एम्पायर थोड़ा सा बड़ा था, उसको 3 पार्ट में हमें करना पड़ा। बहामनी को हम इतना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहामनी का बहुत ज़्यादा हिस्ट्री जो है वो अपने पास नहीं है, ठीक है। तो बहामनी एम्पायर जो है वो काफ़ी छोटा है, वो कल की ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। एंड विजयनगर एम्पायर के बारे में आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि इनका एडमिनिस्ट्रेशन और जो सोशल सिस्टम था वो बहुत 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 अच्छा पड़ा जाता था। ठीक, क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक। तो यहाँ पर आके हम अपनी क्लास को आज स्टॉप करते हैं। कल हम जो कंप्लीट करेंगे वो करेंगे बहामनी किंगडम, और बहामनी किंगडम के बाद फिर हम सीधे एंटर कर जाएंगे मुगल डायनेस्टी में। ठीक। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर इसके बाद भी कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।